हेलो माय डियर स्टूडेंट। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे, खुश होंगे सब लोग। आज हम अप्लाइड मैकेनिक्स में न्यूमेरिकल देखेंगे, कुछ प्रॉब्लम देखेंगे। लॉ ऑफ पैरेललोग्राम का जो फोर्स था, बलों का जो समांतर चतुर्भुज का नियम था, उसके ऊपर हम कुछ न्यूमेरिकल देखेंगे जो कि आपके कॉमन से सेमेस्टर एग्जाम में आ जाते हैं। जो कॉमन न्यूमेरिकल हैं उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो पहला न्यूमेरिकल बेसिक कंसेप्ट है। अगर आपने डेरिवेशन किया है, फॉर्मूले अगर आपको याद हैं, केसेस पढ़े हैं आपने, चारों केसेस जो मैंने बताए थे, तो सारे न्यूमेरिकल आपसे बहुत आसानी से बन जाएंगे। तो जिसने भी इसका डेरिवेशन नहीं देखा है, फार्मूला नहीं देखा है, वो उस वीडियो को प्लेलिस्ट में जाके देखिए शुरू से एंड तक, और फिर इस वीडियो को भी आप लोग शुरू से एंड तक देखिए, जिससे कि ये सारे प्रॉब्लम जो कि मैंने अलग अलग थोड़े से कॉन्सेप्ट से उठाए हुए हैं आपकी किताब से, वो आपको समझ में आ सके। तो शुरू करते हैं आज का लेक्चर। मेरा नाम है मोहम्मद सद्दाम और मैं आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल द मैक मस्ती पर स्वागत करता हूं। तो देखिए, पहला जो न्यूमेरिकल है, मैंने इंग्लिश में 3 न्यूमेरिकल यहाँ लिखे हुए हैं, हिंदी में मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगा, ठीक है। पहला है फाइंड द ग्रेटेस्ट एंड लीस्ट रिजल्टेंट ऑफ द टू फोर्स हुज मैग्नीट्यूड आर 100 न्यूटन एंड 80 न्यूटन, ठीक है। मतलब आपको अधिकतम और न्यूनतम रिजल्टेंट निकालना है। किसके लिए? 2 फोर्स लग रहे हैं एक बिंदु पर, एक 100 न्यूटन का और एक 80 न्यूटन का, ठीक है। तो देखिए, बेसिक्स हम प्रोसीजर से भी चल सकते हैं, हमारा निकल जाएगा, ठीक है। और एक मैंने आपको 4 जो रूल पढ़ाए थे, उसमें रूल नंबर 1 ये था, जो केस नंबर 1 था, वो कहता था कि अगर दोनों फोर्स एक लाइन पर और सेम डायरेक्शन में एक्ट करेंगे, अर्थात थीटा इक्वल टू जब 0 होगा तब मैक्सिमम रिजल्टेंट होगा, ये भी मैंने आपको बताया था। और मिनिमम रिजल्टेंट कब होगा? जब फोर्स क्या होगा, एक ही लाइन पर अपोजिट डायरेक्शन में होंगे, मतलब थीटा इक्वल टू 180। तो हम वो अप्लाई कर सकते हैं यहाँ पे, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे थीटा हमको गिवन नहीं है। तो हम नॉर्मल प्रोसीजर जो है हमारा, वहाँ से हमको पहले थीटा निकालना पड़ेगा, और उसको निकालने के लिए फिर आपको फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। रिजल्टेंट है नहीं, ठीक है, तो आपको केस से ही इसको सॉल्व करना पड़ेगा, ठीक है। तो कैसे होगा ये सॉल्व, मैं आपको बताता हूँ। फॉर्मूला में आप वैसे भी आपको लिख देता हूँ। रिजल्टेंट बराबर होता है हमारा अंडर रूट P1 स्क्वायर प्लस P2 स्क्वायर प्लस 2 P1 P2 कॉस थीटा, ठीक है। यहाँ पे P1 P2 दे रखा है, थीटा नहीं दे रखा है इस क्वेश्चन में, ठीक है। रिजल्टेंट हमको निकालना है, तो बात इस फॉर्मूले से तो बनेगी नहीं। किससे बनेगी बात? हमको उसी केस से बनेगी जो हमने कंडीशन लिखा था। कंडीशन केस 1 क्या लिखा था कि when two कोप्लेनर एंड कॉन्करेंट फोर्सेस आर एक्ट ऑन सेम लाइन इन सेम डायरेक्शन मतलब थीटा इक्वल टू 0। थीटा 0 पे क्या होगा? मैक्सिमम रिजल्टेंट होता है, मैक्सिमम रिजल्टेंट, ठीक है। तो ये आपको स्टेटमेंट लिखना पड़ेगा। जैसा कि हम जानते हैं कि जब 2 फोर्सेस एक ही लाइन पर और एक ही दिशा में लगते हैं, तो उस कंडीशन पे, उस स्थिति में मैक्सिमम रिजल्टेंट होता है, उन दोनों के बलों के बीच मैक्सिमम रिजल्टेंट होता है, और इस दौरान थीटा की वैल्यू 0 डिग्री होती है। तो फिर यहाँ लिख के वो स्टेटमेंट तब डायरेक्ट लिख सकते हैं, और तब रिजल्टेंट हो जाता है हमारा P1 प्लस P2। तब रिजल्टेंट क्या हो जाता है? P1 प्लस P2। जब हमने डेरिवेशन किया था, केस किया था, तो क्या आ गया था रिजल्टेंट का मान? P1 प्लस P2। तो आप यहाँ पे देखिए, P1 क्या है हमारा 100 और ये हमारा 80, तो ये टोटल कितना आ जाएगा? मतलब R बराबर कितना आ जाएगा यहाँ से? 180 न्यूटन। ये क्या हो जाएगा? R मैक्सिमम R आ जाएगा, ठीक है, मैक्सिमम। एक आंसर हमारा आ गया, ठीक है। दूसरा आंसर के लिए भी लिखोगे, जैसा कि हम जानते हैं कि जब 2 फोर्सेस एक ही लाइन पर विपरीत दिशा में लगते हैं, अर्थात थीटा बराबर 180 डिग्री, तब रिजल्टेंट, जब दोनों बलों के बीच का जो रिजल्टेंट होगा वो न्यूनतम होता है। तो लीस्ट मतलब न्यूनतम। तो न्यूनतम के लिए जो केस आता है वो R बराबर क्या आ जाता है? वो लिखने के बाद R बराबर P1 माइनस P2, यही केस आता है, ठीक है। तो ये P1 क्या है हमारा? 100 माइनस P2 कितना है? 80 न्यूटन यहाँ दिए हुए हैं क्वेश्चन में, तो और ये हो जाएगा 20 न्यूटन। तो R मिनिमम कितना हो गया हमारा? R मिनिमम हो जाएगा 20 न्यूटन। तो यही 2 चीज़ें कैलकुलेट करनी थी इस इक्वेशन में। बस आप परेशान हो जाते हैं थीटा ढूंढते इस क्वेश्चन में। तो केस भी आपको याद रखना है कि किस क्वेश्चन में केस लगेगा। तो इस क्वेश्चन में केस लगना था, तो मैंने यहाँ से सॉल्व कर दिया, ठीक है। अब दूसरे सवाल पे आइए। दूसरा सवाल क्या कहता है कि 2 फोर्स 100 न्यूटन एंड 200 न्यूटन्स आर एक्टिंग एट अ पॉइंट, एक बिंदु पर एक्ट कर। अच्छा, एक चीज़ मैं आपको यहाँ बहुत स्पष्ट बता दूं कि जो लॉ ऑफ पैरेललोग्राम है वो 2 फोर्सेस के लिए ही है। तो पिछले साल पेपर में आया भी था, डिराइव द इक्वेशन फॉर रिजल्टेंट एंड डायरेक्शन फॉर
टू फोर्स एक्टिंग एट अ पॉइंट। तो यहाँ पे बच्चे कंफ्यूज हो गए थे कि यहाँ करना क्या है, वहाँ कुछ नहीं करना था, वहाँ पैरेललोग्राम लॉ का ही डेरिवेशन सॉल्व करना था, क्योंकि ये सब जितने भी लॉ हैं वो ये पैरेललोग्राम लॉ एक पॉइंट पर दो फोर्स कार्य कर रहे होते हैं तब अप्लाई होते हैं। ठीक है, तीन फोर्स वाले जो होते हैं वो है हमारा कौन सा, एक लॉ है लामीज थ्योरम, लॉ नहीं है थ्योरम है, लामीज थ्योरम 3 पॉइंट बिंदु के लिए, तो वहाँ पे तीन फोर्स एक्ट करते हैं एक पॉइंट पे। तो जो इसका सॉल्यूशन होगा वो देखिए, ठीक है, वो मैंने अभी आपको नोट करा दिया। क्या है कि 100 न्यूटन और 200 न्यूटन के एक ही बिंदु पर एक्ट कर रहे हैं। द एंगल बिटवीन दैम इज 120 डिग्री, एंगल भी दे रखा है, तो हम लिख लेते हैं सॉल्यूशन। P1 दे रखा है 100 एंड P2 दे रखा है 200 न्यूटन, ठीक है, ये भी न्यूटन में दे रखा है, ठीक है। थीटा दे रखा है हमें 120 डिग्री, ठीक है, ये गिवन डाटा है, हम गिवन डाटा लिख लेंगे यहाँ पे, गिवन डाटा, ठीक है, गिवन डाटा क्वेश्चन से उतार लीजिए, गिवन डाटा निकाल लिया हमने, ये दिया हुआ है डिटरमाइन द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट, मतलब आपको आर निकालना है और अल्फा निकालना है, अल्फा, क्योंकि जो ये पैरेललोग्राम होता था यही तो पैरेललोग्राम होता था, ऐसे ये जो होता था यही तो आर होता था, और ये क्या होता था हमारा P1 होता था, और ये क्या होता था हमारा P2, और इन दोनों फोर्स के बीच क्या होता था, जो कोण होता था वही थीटा, जो कि दिया हुआ है, और जो रिजल्टेंट और एक फोर्स के बीच में जो होता था वो अल्फा, वही डायरेक्शन होती थी उसकी, वो डायरेक्शन हो जाती थी रिजल्टेंट की। तो अल्फा निकालना है, डायरेक्शन निकालना है हमको। डायरेक्शन किसके बीच में का कोण होता है, एक फोर्स और रिजल्टेंट के बीच का कोण होता है, ठीक है। तो अब ये सब चीज़ें पता चल गई, तो हम आर निकाल लेंगे। आर बराबर क्या होता है भाई, P1 प्लस P2 प्लस 2P1 P2 कॉस थीटा, बस फॉर्मूला याद होना चाहिए, न्यूमेरिकल ईजिली बनेंगे, ठीक है। अब देखो P1 कितना है हमारा 100 का होल स्क्वायर, सॉरी होल स्क्वायर नहीं है, तो हाँ P1 स्क्वायर होता है, ठीक है, P1 होल स्क्वायर प्लस 200 का होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू P1 100 P2 200 इंटू कॉस 120 डिग्री, कॉस 120 डिग्री। भाई हमारे पास साइंटिफिक कैलकुलेटर है, इनको करने की में कोई दिक्कत नहीं होगी, साइंटिफिक कैलकुलेटर यूज कर सकते हैं हम पेपर में। तो सारी इक्वेशन रखिए, उसका रूट निकालिए, तो आंसर आ जाता है लगभग 173 पॉइंट, एक बार मैं देख लेता हूँ आंसर कितना है, 173.20 न्यूटन, ये आ जाएगा, ठीक है। जब इसको हम कैलकुलेटर में सॉल्व कर लेंगे तो हो जाएगा, ठीक है। तो कैलकुलेटर है तो हमें परेशानी की बात नहीं कि 100 का हम कैसे निकालेंगे, फिर cos 120 क्या होता है याद करने की जरूरत नहीं, कैलकुलेटर में निकलेगा, ठीक है। तो आंसर कितना आ जाएगा, रिजल्ट। अब हमको दूसरा क्या निकालना है, दूसरा हमको निकालना है डायरेक्शन मतलब अल्फा की वैल्यू। तो अल्फा की वैल्यू क्या हो जाता है, tan अल्फा बराबर होता है P2 साइन थीटा अपॉन P1 प्लस P2 कॉस थीटा, ये फॉर्मूला होता है, ये मैंने आपको बताया था, ठीक है। तो कुछ नहीं, सारी वैल्यू दे रखी है ना, तो रखिए अब। तो tan अल्फा इक्वल्स टू क्या हो जाएगा भाई, P2 कितना दे रखा है भाई 200 साइन 120 डिग्री थीटा 120 डिग्री अपॉन P1 कितना दे रखा है 100 प्लस P2 कितना दे रखा है 200 कॉस 120 डिग्री। जब इसको हम कैलकुलेटर में सॉल्व करेंगे, इजीली सी बात है, साइन 120 कैलकुलेटर देगा, उसको मल्टीप्लाई करना है 200 से, फिर नीचे एक सोल्यूशन करेंगे तो tan अल्फा बराबर आ जाएगा हमारा, मैं देख लेता हूँ मुझे ध्यान नहीं आ रहा है, tan अल्फा बराबर हमारा आ जाएगा इनफाइनाइट आएगा, ठीक है, इनफाइनाइट, क्योंकि ये जीरो हो जाएगा, ये जीरो हो रहा है, ये जीरो हो रहा है, ऊपर की जो वैल्यू आ रही है वो आ रही है हमारी 173.2 अपॉन जीरो। अब आपको पता है कि 1/0 क्या होता है, इनफाइनाइट होता है, 1/0 क्या होता है, इनफाइनाइट होता है, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा इनफाइनाइट, और जब हम अल्फा की वैल्यू निकालेंगे तो ये हो जाएगा tan इनवर्स, ये tan उधर जाकर कितना बनेगा, इनवर्स इनफाइनाइट, tan इनवर्स इनफाइनाइट, और tan इनवर्स इनफाइनाइट हमारा होता है 90 डिग्री पर, 90 मतलब अल्फा इक्वल्स टू 90 डिग्री, अल्फा मतलब जो डायरेक्शन होगा रिजल्टेंट का वो 90 डिग्री पर होगा, ठीक है। अगर ये आपको उसमें कैप्चर नहीं हो रहा होगा तो मैं यहाँ पढ़ दे रहा हूँ, tan अल्फा बराबर, जब इसको सॉल्व कर रहे हैं हम तो इनफाइनाइट आ रहा है, और इनफाइनाइट के बाद जब अल्फा निकालेंगे तो tan उधर जाएगा इक्वल टू उधर, तो इन्वर्स में बन जाएगा, और tan इन्वर्स इन्फिनिटी की वैल्यू होती है 90 डिग्री, ठीक है। ये कैलकुलेटर में आप निकाल सकते हैं, ठीक है। tan इन्फिनिटी की वैल्यू होती है 90 डिग्री, या डायरेक्ट आप tan इन्वर्स
ब्रैकेट में 173.2 अपॉन 0 करोगे तो ये वैल्यू दे देगा 90 डिग्री। ठीक है, तो ये दूसरा क्वेश्चन हो गया। अब तीसरा क्वेश्चन देखिए, तीसरा क्वेश्चन है, होपफुली ये समझ में आएगा, बहुत छोटे छोटे न्यूमेरिकल है, 2 फॉर्मूले आपको याद रखने हैं, इसके लिए बनते चले जाएंगे। फिर आता है 2 इक्वल फोर्स एक्ट ऑन द पार्टिकल। 2 इक्वल मैंने बोल दिया कि ये लॉ ही 2 फोर्स के लिए कि जब एक बिंदु पर 2 फोर्स लगते हैं तो। ठीक है, फाइंड द एंगल बिटवीन देम एंगल बिटवीन देम when square of their resultant is equal to 3 times of product। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ब्यूटीफुल क्वेश्चन है ये। ठीक है, इसमें थोड़ा सा कॉन्सेप्ट लगेगा, दिमाग लगेगा, बस कर देना। वो कह रहा है 2 इक्वल फोर्स, मान लीजिए P1, सॉल्यूशन लिख लीजिए, पहले सॉल्यूशन लिखिए, सॉल्यूशन जैसे जैसा कहेगा वैसे वैसे हम चलते चले जाएंगे, हमारा सॉल्यूशन आ जाएगा। ठीक है, पहला लाइन पढ़िए, 2 इक्वल फोर्स, 2 इक्वल है तो मान लीजिए P1 बराबर जो है P2 के, इसको हम मान लेते हैं P, मतलब दोनों ही बराबर है तो हम P1 बराबर P2, या तो P1 मानो तो P2 मांगो, उससे बढ़िया है कि P मान लेते हैं, कैपिटल P। ठीक है, फिर फाइंड द एंगल बिटवीन देम, इन दोनों के बीच में एंगल मतलब थीटा निकालना है हमको, मतलब 2 फोर्सों के बीच का एंगल थीटा, और एक रिजल्टेंट और एक फोर्स के बीच का अल्फा होता है, जो कि डायरेक्शन होता है रिजल्टेंट का। ठीक है, अब कह रहा है दूसरी कंडीशन दे रहा है, भाई एक कोई ना कोई सोल्यूशन निकाला तो उसको 2 कंडीशन देने की आवश्यकता होगी ही होगी। ठीक है, व्हेन स्क्वायर ऑफ देयर रिजल्टेंट, मतलब व्हेन स्क्वायर ऑफ देयर रिजल्टेंट आर स्क्वायर इज इक्वल टू 3 टाइम्स ऑफ देयर प्रोडक्ट। 3 टाइम्स ऑफ देयर प्रोडक्ट मतलब देयर प्रोडक्ट मतलब फोर्सों का प्रोडक्ट। ठीक है, 3 टाइम्स ऑफ देयर प्रोडक्ट P1 P2, यही तो कह रहा है क्वेश्चन में। ठीक है, बस ये क्या हो जाएगा, आर स्क्वायर बराबर 3P, इक्वेशन नंबर 1, 3P स्क्वायर हो जाएगा। जब इसको हम क्या लिख सकते हैं, और इसको हम लिख सकते हैं 3P इंटू P, क्योंकि हमने यहाँ पे माना हुआ है। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा 3P स्क्वायर, इक्वेशन नंबर, मतलब 2 कंडीशन हमने बना ली, एक तो दोनों फोर्स बराबर है, दूसरा कह रहा है कि जो रिजल्टेंट है, जो रिजल्टेंट का जो स्क्वायर है वो दोनों बलों के गुणनफल के का 3 गुना है, गुणनफल का 3 गुना है, बस कंडीशन हमें पता चल गई। अब हम फॉर्मूला लगा देंगे, रिजल्टेंट बराबर होता है P1 प्लस P2, ये स्क्वायर में होंगे, प्लस 2P1 P2 कॉस थीटा, 2P1 P2 कॉस थीटा। ठीक है, अब देखिए, अब R बराबर P1 P2 क्या है, हमको पता P1 क्या है, P हो गया है, प्लस P2 क्या है, वो भी P हो गया है। ठीक है, प्लस 2, ये भी P कॉस थीटा हो जाएगा। ठीक है, अब R की जगह पे हम क्या रख सकते हैं, R की जगह पे हम देखो ये निकाल चुके हैं हम, तो R की, अच्छा एक चीज़ और कर लेते हैं, इस रूट को इस साइड ले आइए, R स्क्वायर बना लेते हैं, क्योंकि जब रूट इक्वल टू इधर आता है तो क्या बन जाता है, वो R स्क्वायर बन जाता है। R स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, P स्क्वायर प्लस P स्क्वायर प्लस 2P स्क्वायर, ये भी बन जाएगा, P इंटू P है तो कॉस थीटा। देखिए R स्क्वायर की जगह क्या लिख सकते हैं हम, 3P स्क्वायर लिख सकते हैं इक्वेशन नंबर 1 से। तो इक्वेशन नंबर 1 से क्या हो जाएगा ये, क्योंकि ये सब P के हैं तो P वाला ही लिख लो, तो P स्क्वायर इक्वस टू P, अच्छा ये दोनों जुड़ के कितने हो जाएंगे अब, 2P स्क्वायर, P स्क्वायर प्लस P स्क्वायर कितना, 2P स्क्वायर, प्लस यहाँ से क्या बचेगा 2P स्क्वायर कॉस थीटा। ठीक है, अब क्या होगा, अच्छा मैं थोड़ा सा ऊपर मिटा लूँगा, होपफुली ये नीचे नहीं दिखेगा आपको, तो मैं यहाँ ये वाली कंडीशन अब आपको मिटा रहा हूँ। ठीक है, ये वाली कंडीशन में मिटा देता हूँ, चलिए ये वाली कंडीशन मैंने मिटा दी। ठीक है, आप होपफुली समझ रहे होंगे इसको। अभी इस वाले को मैं ऊपर लिखूँगा, इस वाले को मैं ऊपर लिखूँगा, तो क्या बच रहा है यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे 3P स्क्वायर और बराबर, ये देखिए यहाँ से एक कॉमन मिल रहा है, क्या मिल रहा है, 2P स्क्वायर कॉमन मिल रहा है। ठीक है, अब ये 1 प्लस कॉस थीटा हो जाएगा, 1 प्लस क्या हो जाएगा, कॉस थीटा हो जाएगा। अब जब 1 प्लस कॉस थीटा हो गया तो ये देखिए P स्क्वायर से P स्क्वायर कट गया, P स्क्वायर से P स्क्वायर कट गया, अब ये क्या हो जाएगा 3/2 बराबर 1 प्लस कॉस थीटा, और जब ये 1 इधर आएगा तो क्या हो जाएगा 3/2 माइनस 1 कॉस थीटा। अब यहाँ से देखिए थोड़ा सा और मिटाता हूँ मैं। ठीक है, सही चल रहा है, चलिए इसको मिटा देता हूँ मैं। ठीक है, ये मैं ऊपर नोट करूँगा यहाँ पे। ठीक है, अब ये क्या हो जाएगा भाई, ये देखिए जब ये क्या हो जाएगा 2 एकम 2 और ये बचेगा हमारा 1/2 बराबर कॉस थीटा, और 1/2
1/2 क्या होता है हमारा, अगर कॉस थीटा की वैल्यू थीटा की वैल्यू निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, थीटा बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ पे ये कॉस इधर इन्वर्स में बन जाएगा और 1/2, और ये होता है हमारा 30 डिग्री। ये क्या होता है 30 डिग्री। जब कॉस इन्वर्स से 1/2 का मान निकालोगे तो कितना आ जाएगा 30 डिग्री। होपफुली आंसर सही आ रहा होगा हमारा। 30 डिग्री, सॉरी 30 डिग्री पे नहीं होता है, 60 डिग्री पे, माफ़ कीजिएगा 60 डिग्री पे, ठीक है। कॉस 1/2 कितने पे होता है, 60 डिग्री पे, ठीक है। उल्टा, क्योंकि साइन 30 1/2 होता है तो उल्टा लाते हैं तो क्या हो जाएगा 60 डिग्री। या तो 60 डिग्री और 1/2 कॉस की वैल्यू 300 डिग्री पर भी होती है, 300 डिग्री और 60 डिग्री बराबर थीटा, ठीक है। तो आंसर कोई सा भी लिख देंगे, आंसर सही हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ बस स्टेटमेंट से चलना था आपको, आंसर आ जाएगा आपका, ठीक है। तो ये 3 न्यूमेरिकल मैंने आपको चलाया। एक चीज़ और मैं आपको बताना चाहूँगा कि एक आपका जो क्वेश्चन है, कई बार क्वेश्चन यहाँ पे देखिए, यहाँ पे लिखा हुआ ना कि बोथ फोर्सेस आर पुल, मतलब खिंचाव नेचर, पुल मतलब खींचना। हो सकता है क्वेश्चन में पुल और पुश का नेचर दे दे, पुल और पुश का नेचर दे दे। चलो एक क्वेश्चन में एक ऐसे समझा देता हूँ रफली, यहाँ पे अगर यहाँ दिख रहा होगा, देखिए रफली नहीं समझाता हूँ मैं आपको, ऐसे समझा देता हूँ। अगर पुल और पुश दिया होगा तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, डायग्राम के अकॉर्डिंग, कि उसको एक ही चीज़ में कन्वर्ट करना होगा आपको, या तो उसको पुल वाले को पुश में कन्वर्ट करेंगे, ठीक है, सॉरी पुश वाले को पुल में कन्वर्ट करेंगे। मतलब कंप्रेसिव फोर्स को अगर मैं यहाँ बनाने की कोशिश करूँ तो ऐसा मान लीजिए, ऐसे कोई फोर्स है, ऐसे फोर्स है कोई एक, मान लीजिए एक फोर्स ऐसे पुश नेचर का है, मतलब दबा रहा है अंदर की तरफ दबा, और एक पुल नेचर का है बाहर की तरफ। तो हम कोशिश करेंगे इस जो पुश वाले को हम पुल नेचर बना लें। तो कैसे बनेगा ये, मान लीजिए ये 60 डिग्री है, 60 डिग्री है, मान लीजिए ये 60 डिग्री है और ये पुश है और ये पुल है। तो हम कोशिश करेंगे कि पुल नेचर बने, ठीक है। कौन सा नेचर बने, सॉरी पुश नेचर बने, वो माफ़ कीजिएगा, पुल नेचर बने। ये पुल है, मतलब खिंचाव बल बाहर की तरफ जा रहा है, और ये क्या है पुश, मतलब ये दबाव बल है। तो इसको हम कोशिश करेंगे कि इस नेचर में बन जाए। तो कैसे बनेगा, इसी लाइन ऑफ एक्शन पे इसको बढ़ा दीजिए, इसी लाइन ऑफ एक्शन में ऐसे बढ़ाएंगे तो ये चलता एरो ऐसे बन जाएगा, एरो ऐसे बन जाएगा, मतलब ये भी अब खिंचाव नेचर बन गया। अब जब खिंचाव नेचर बन गया तो अब इस बिंदु से ये वाली लाइन हम भूल जाएंगे और यहाँ से यहाँ तक का एंगल निकाल लेंगे P1 और P2 के लिए। P1 और P2 के लिए मान लीजिए ये 400 था और ये मान लीजिए 500 था, और ये 500 पुल नेचर का था, 400 पुश नेचर का था, और इन दोनों के बीच 60 डिग्री था कोण। तो कई लड़के क्वेश्चन क्या करते हैं, जल्दीबाजी में देखते नहीं है कि वो पुल है कि पुश है। दोनों ही फोर्स एक ही नेचर के होने चाहिए, तभी ये फॉर्मूला अप्लाई होता है। दोनों ही फोर्स एक ही नेचर के होने चाहिए, या तो पुश या तो पुल, ठीक है। अगर दोनों ही अलग अलग हैं तो हम इसको पुल में कन्वर्ट करेंगे, ठीक है। किस में कन्वर्ट करेंगे, पुल में कन्वर्ट करेंगे, ठीक है। पुश पे ये न्यूमेरिकल सॉल्व नहीं हो पाता है, ठीक है, ये फॉर्मूला सॉल्व नहीं होता, फिर उसमें हमको माइनस लेना पड़ता है बार बार, उसमें हम क्या लेंगे, फॉर्मूले में माइनस रखना पड़ता है। तो उससे बढ़िया है कि हम उसको पुल में कन्वर्ट कर लें, ठीक है। मतलब पुल को हम कंप्रेसिव फोर्स भी बोलते हैं और पुल को हम टेंशन फोर्स भी बोलते हैं, मतलब ये बाहर की तरफ खींचना, ये अंदर की तरफ दबाना। तो इसको हम उसी लाइन ऑफ एक्शन में बढ़ा लेते हैं। तो ये अब पुल बन गया, देखो ये एरो था ना, ये एरो था, चलते चलते नीचे को आया। तो ये अब जो एंगल बनेगा वो 60 डिग्री नहीं बनेगा, क्योंकि अब ये वाला लाइन तो मिट गया, ये वाला लाइन तो मिट गया। अब जो एंगल बनेगा वो ये बन जाएगा इन दोनों के फोर्स के। तो यहाँ 60 था तो ये कितना बचेगा, सिंपल सी बात है, जहाँ भी एक सीधी रेखा होती है उसका टोटल कोण 180 अंश होता है। जैसे ये होता है ना, 180 अंश होता है, ये होता है ना 180। अगर इसको मैं 2 भागों में बांट दूंगा तो ये 90 में टूटेगा, ये 90 में टूटेगा, मतलब इन दोनों का समेशन कितना होता है 180। अगर आधे में बांट दूंगा तो 90 में टूटेगा। तो सेम चीज़ तो ये भी था ना, ये सीधी लाइन थी और इसको मैं आधे में बांट रहा था, ऐसे आधे में। तो ये जब 60 था तो ये कितना बचेगा, 60 में से 180 में से 60 गया तो 120 डिग्री। तो आप थीटा 120 डिग्री हो गया है। तो क्वेश्चन नंबर 2 बुक का तुम्हारा यही है, क्वेश्चन नंबर 2 तुम्हारे बुक का यही है। 400 और ये पुल और पुश दिया हुआ है, तो इसको आपको आगे बढ़ाना है और फिर एंगल दूसरा निकलेगा। एंगल निकालने का तरीका बता दिया, एक 7th 8th में आपने पढ़ा होगा, एंगल ऑफ लीनियर लाइन। लीनियर लाइन पर एंगल कितना बनता है, लीनियर साइड पे एंगल कितना बनता है, 180 डिग्री का। अब उसको 2 भागों में तोड़ोगे तो भैया पहले 60 है तो बचा हुआ तो 120 ही होगा ना, तो वो अगला जो थीटा बन जाएगा तुम्हारा 120 बन जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ यहाँ तक बात समझ में आ गई होगी आपको।
क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व करने की कोशिश करें। मैंने आपको कॉन्सेप्ट यहाँ बता दिया है, ठीक है। तो हमेशा ध्यान रखना है कि पुल नेचर में ही दोनों फोर्स होने चाहिए और या तो पुश नेचर में, और पुश नेचर में होंगे तो आपको माइनस लेना पड़ेगा P1 और P2, ठीक है। नहीं तो आप पुल नेचर में उसको कन्वर्ट कर लीजिए, ठीक है। कभी भी दोनों अलग अलग नेचर में ये फॉर्मूले पे आप नहीं रखेंगे, उसमें आपको फॉर्म डायग्राम बना के चेंज करना होगा और थीटा नया निकालना होगा प्रॉपर्टीज से, उस पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टीज से, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ ये लेक्चर आपको पसंद आया होगा, सारे न्यूमेरिकल समझ में आए होंगे। जितना कोशिश की है मैंने समझाने की आपको, तो अधिक से अधिक अपने दोस्तों को जोड़ें, फैमिली बड़ी करें, जिससे कि मोटिवेशन मिले और अधिक से अधिक चीज़ें मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से, लेक्चर के माध्यम से बताने की कोशिश करूँगा। तो आज के लिए इतना ही, नमस्कार।